नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में अब सभी राजनीतिक पार्टियां सियासी मैदान में ताल ठोकती हुई दिखाई दे रही हैं। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा दिलचस्प उपचुनाव नजर आने लगा है, क्योंकि अब तमाम राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो चाहे अखिलेश यादव की बात कर ले, चंद्रशेखर आजाद की बात कर ले या मायावती की बात कर ले, सभी राजनीतिक दल और उनके सुप्रीमो यहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो एक तरफ जहां अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की 5 जिताऊ सीटों के अलावा अन्य 4 सीटों पर भी जीत दर्ज करने की बातें कहते हुए नजर आते हैं, दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में सीएम योगी आदित्यनाथ को कड़ी चुनौती यहां पर चंद्रशेखर आजाद देते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद अपनी जीत का लोहा मनवाने वाले चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी काफी ज्यादा लोकप्रिय होते हुए नजर आए और उनकी लोकप्रियता की वजह से ही कहीं ना कहीं उनको उपचुनाव में उतरने के बाद खासा तवज्जो मिलती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो अब तमाम राजनीतिक पार्टियां उनसे भी कहीं ना कहीं अपना मुकाबला देखती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मायावती का वोट बैंक काटने के लिए, मायावती के वोट बैंक को साधने के लिए जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा चुनाव में जो राजनीतिक चाल चली है, सियासी चाल चली है, उससे कहीं ना कहीं उनको बेहतर परिणाम मिलता हुआ नजर आया। लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरह से चुनावी मैदान में आजाद उतरते हुए नजर आ रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों पर जोरदार हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ और मायावती की, तो मायावती और योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा इस वक्त आजाद के निशाने पर नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो वहीं बात कर ली जाए अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर जीत दर्ज करवाई, तो वहीं अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही अखिलेश यादव उपचुनाव में भी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और मायावती की अगर बात कर लें तो मायावती भी कहीं ना कहीं अपनी सियासी जमीन की तलाश में उपचुनाव में ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। ये दूसरा मौका है जब मायावती उपचुनाव में पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले एक दफा मायावती उपचुनाव में लड़कर मैदान में उतरती हुई देखी गई हैं, लेकिन अब दूसरा मौका है। क्या दूसरा ये मौका मायावती को यहाँ कुछ सीटें निकलवाने में कामयाब होता हुआ नजर आएगा? क्या वोट बैंक मायावती की तरफ झुकता हुआ नजर आएगा? वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो योगी आदित्यनाथ पर सबसे ज्यादा निगाहें तमाम राजनीतिक पार्टियों और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की टिकी हुई है, मंत्रियों की टिकी हुई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री होने के नाते अपनी पार्टी को मजबूत करना उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती इस वक्त उपचुनाव में देखी जा रही है। और इस बड़ी चुनौती के माध्यम से ही योगी आदित्यनाथ को लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिलने का जो यहां पर उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, उसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ को अब नई रणनीति भारतीय जनता पार्टी के तहत बनानी चाहिए। और ऐसे में अगर वो इस तरह की रणनीति बनाने में कामयाब होते हैं और वो रणनीति कहीं ना कहीं कारगर साबित होती है, तो स्थिति साफ है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सियासी रसूख जो है वो कहीं ना कहीं संभलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि लंबे समय से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती है, कम सीटें जीतती है, तो अखिलेश यादव की राहें आसान होती हुई नजर आएंगी और समाजवादी पार्टी जिस तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है, तो स्थिति साफ है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा के उपचुनाव के बाद विधानसभा चुनाव 2027 पर पूरी तरह से फोकस करेगी और हो सकता है कि सत्ता में वापसी के जो यहाँ पर ख्वाब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी देखती हुई नजर आ रही है, उसको वो पूरा करने में भी कामयाब है। क्योंकि
लोकसभा चुनाव के दौरान से ही जिस तरह से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मजबूत होती हुई नजर आई है, लाइमलाइट में आती हुई नजर आई है, तो स्थिति साफ है कि विधानसभा के चुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव के पास जरूर कोई बड़ी रणनीति और बड़ी यहाँ पर राजनीतिक साजिश है, जिसके तहत वो कहीं ना कहीं उपचुनाव के बाद विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जिस तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, पार्टी को लेकर इतने बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, तो स्थिति साफ है कि अखिलेश यादव भी कोई बड़ा खेला विधानसभा चुनाव 2027 में करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर बात की जाए मायावती की, तो मायावती जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आई, एक भी सीट मायावती की लोकसभा चुनाव में उनको हासिल होती हुई नजर नहीं आई, और ऐसे में खाता ना खुलने की वजह से मायावती पर भी तमाम सवालिया निशान खड़े होते रहे। और ऐसे में 2007 के बाद से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का पतन लगातार देखा गया है और बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक घटता चला गया। और उसके बाद इस बार थोड़ी बहुत उम्मीद आम चुनाव में मायावती की पार्टी से जरूर लगाई जा रही थी, लेकिन मायावती की पार्टी का वोट बैंक खींचने में आजाद कामयाब होते हुए नजर आते हैं, नगीना से सांसद बनते हुए नजर आते हैं। तो स्थिति साफ है कि दलितों की, गरीबों की राजनीति करने वाली मायावती को अपनी पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत करना होगा और तमाम रणनीतियां बदलनी होंगी, और मजबूत रणनीतियों के साथ, मजबूत इरादों के साथ उपचुनाव में ताल ठोकने के बाद कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आजाद मायावती के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं आजाद की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, तो स्थिति साफ है कि अगर मायावती कोई बेहतर रणनीति नहीं बना लेती हैं तो आने वाले समय में आजाद पूरी तरह से मायावती के वोट बैंक पर कब्जा करते हुए नजर आएंगे और उत्तर प्रदेश में दलितों, वंचितों और गरीबों की पार्टी आजाद समाज पार्टी बनकर रह जाएगी और बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में अब उपचुनाव को लेकर जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियों की हमने बात तो कर ली है, लेकिन अगर बात की जाए छोटे दलों की, जिसमें पल्लवी पटेल और यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवैसी की बात कर लेते हैं, वो भी चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए एनडीए के सहयोगी दलों की, तो यहाँ पर एनडीए के सहयोगी दलों को जिस तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक सीट जयंत चौधरी को दी है और ऐसे में संजय निषाद को साइडलाइन कर दिया, ओपी राजभर को साइडलाइन कर दिया, यहां तक कि अनुप्रिया पटेल को भी साइडलाइन करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का अपने सहयोगी दलों को उपचुनाव में साइडलाइन कर देना कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा यहाँ एक सबब होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जिस तरह से संजय निषाद लगातार 2 सीटों की मांग के बाद 1 सीट की मांग तक आ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया और उनको सिरे से नकार दिया और वहीं जयंत चौधरी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आई। लेकिन जयंत चौधरी भी 2 से 3 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के बाद जयंत चौधरी को 1 सीट दी, जो कि मीरापुर की विधानसभा सीट है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या एनडीए जिस तरह से अपने जो सीटें हैं उनको बांटने में यहाँ पर पूरी तरह से कामयाब होता हुआ नहीं नजर आया और दलों के बीच कहीं ना कहीं सियासी मतभेद देखने को मिला, तो क्या ये सियासी मतभेद 2027 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? क्या संजय निषाद, ओपी राजभर और अनुप्रिया पटेल दूसरे दलों का रुख करते हुए नजर आएंगे? क्या यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ तो नहीं झुक जाएंगे? देखना दिलचस्प होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह के माहौल यहाँ पर बनने वाला है। फिलहाल इतना ही, बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9।